हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से साइमन कमीशन केम टू इंडिया और वो जो 10 साल बाद रिफॉर्म्स आने थे उन रिफॉर्म्स को लेके साइमन कमीशन भारत आया। उन रिफॉर्म्स को बनाने के लिए साइमन कमीशन भारत आया है। स्टडी करेगा कि भारत के हालात कैसे हैं और भारत फर्दर डोज ऑफ रिफॉर्म्स के लिए कितना रेडी है। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में 10 साल का क्लॉज पहले से ही था और 10 साल बाद रिफॉर्म्स फिर दिए जाएंगे, 1929 और 30 में दिए जाने हैं। तो एक ऑल वाइट कमीशन आ जाता है। भारतीय साइमन कमीशन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है क्योंकि जॉन साइमन और उसके सारे साथी अंग्रेज हैं और वो इस बात पे खफा भी हैं कि ऐसा कोई भारतीय आपको नहीं दिखाई पड़ता जो उस कमीशन का मेंबर बने जो भारत के लिए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाने वाला है। इसलिए हमको साइमन कमीशन मंजूर नहीं है। ऑल वाइट कमीशन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अस। ये नहीं कह रहे साइमन कमीशन गलत आया है, ऑल वाइट कमीशन एक्सेप्टेबल हमको नहीं है। साइमन कमीशन भारत आ जाता है और इंडियंस उसे अपोज करना शुरू कर देते हैं। एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन होने लगता है। सारी पार्टियां इसमें शामिल हैं इसको अपोज करने में, मुस्लिम लीग भी शामिल है, सभी पार्टियां शामिल हैं। बस मद्रास की जस्टिस पार्टी और एक मुस्लिम लीग का छोटा सा ग्रुप लेड बाई मोहम्मद शफी, दे वांटेड टू कोऑपरेट विद साइमन कमीशन, अदरवाइज सारी पार्टियां इसको अपोज करेंगी। याद ये रखना है साइमन कमीशन एजिटेशन में यूथ प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सही मायनों में तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का फ्रीडम स्ट्रगल में सही मायनों में तो आगमन अभी हुआ है जहां से वो एक्टिव होने लगे हैं। साइमन कमीशन को हर फॉर्म में हर स्टेज पे अपोज करना है, ये लोग अपना पेशा बना चुके हैं। जब साइमन कमीशन लाहौर में है, पंजाब की कैपिटल में, तब वहां पर एजिटेशन को लीड कर रहे हैं लाजपत राय। उन पे लाठी चार्ज हुआ है, जल्दी ही उनकी डेथ हो जाएगी। उनका बदला HSRA इन द फॉर्म ऑफ भगत सिंह, राजगुरु वगैरह ले लेते हैं और सॉन्डर्स को गलती से मार देते हैं स्कॉट समझकर। वो एक अलग वीडियो आप देख सकते हैं प्रेपॉन पर, मैंने बनाया था। उधर साइमन कमीशन अपना काम करता जाता है और 1930 मई में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। इतना हमने देखा। अब भारतीय एक और मुहिम चला रहे हैं पैरेलल टू साइमन कमीशन और वो नेहरू रिपोर्ट बनाने में लगे हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू कमेटी वाज वर्किंग इन पैरेलल विद साइमन कमीशन इन फ्रेमिंग अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। तो क्या है नेहरू रिपोर्ट, लेट अस सी। हुआ ये था कि भारत सचिव था लॉर्ड बर्किनहेड और बर्किनहेड ने 1925 में एक कमेंट दे दिया था कि इंडियंस आर अनफिट फॉर फ्रेमिंग एनी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क विच इज वर्गेबल। मतलब इंडियन पार्टीज के बीच का फर्क मैं जानता हूं और ये किसी भी मुद्दे पर एकमत नहीं हो सकते, इसलिए दे आर अनफिट फॉर फ्रेमिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियंस ने इस चैलेंज को ले लिया है और 1927 में सारी पार्टियां कोशिश में हैं कि हम सब मिलकर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास करें। मुस्लिम लीग दिसंबर 1927 में, मतलब साइमन कमीशन का अनाउंसमेंट उधर हुआ है, यहाँ पर भारतीय पार्टियां काफ़ी पहले से लगी हुई हैं। तो आपको ये जानना है नेहरू रिपोर्ट का बनना या नेहरू कमेटी का बनना वॉज नॉट अ रिएक्शन टू साइमन कमीशन। उसकी दिशा में कदम पहले से ही उठाए जा रहे थे, वो थोड़ा सा एक्सेलरेट हो गए थे, ये कह सकते हैं। लीग ने बोला है कि ठीक है, हम पृथक निर्वाचन के लिए बात नहीं करेंगे जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म से दिया गया है, लेकिन हमको थोड़े से सेफ गार्ड देने पड़ेंगे, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज विद जॉइंट इलेक्टोरेट। सभी लोग सबके लिए वोट करें, बट मुस्लिम्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए कुछ सीट रिजर्व काउंसिल्स में करनी होंगी। सेंट्रल असेंबली में हमको 1/3 सीट्स रिजर्व करनी होंगी। पंजाब और बंगाल में जो पॉपुलेशन के हिसाब से है सीट्स रिजर्व करनी होंगी। और न्यू मुस्लिम प्रोविंसेस सिंध ये और 3 नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान बनाने होंगे। वी आर रेडी टू वर्क विद अदर पार्टीज, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज का स्टांस दिखाया है। 1927 मद्रास का सेशन है। कांग्रेस एक्सेप्टेड जिन्नाज ऑफर। कांग्रेस भी रेडी है साथ काम करने के लिए, वो यूनिटी की वैल्यू जानते हैं। उधर वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाती है फरवरी 1928 में। मतलब उधर साइमन का भारत आना और इधर सारी कमेटी, वर्किंग कमेटी सभी पार्टियों को बुला के मीटिंग करती है। यहाँ ये डिसाइड होता है कि हमको और डिस्कशंस चाहिए हैं ताकि हमारे बीच के डिफरेंसेस कम हो। और फिर मई 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अपॉइंट कर देती है मोतीलाल नेहरू कमेटी। इस तरीके से सारी पार्टियां मिलकर एक नेहरू कमेटी बना देती हैं
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन May 1928 एट बॉम्बे अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर एम अंसारी एंड दिस वे नेहरू कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। अगस्त 1928 में नेहरू कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया और अगस्त 1928 लखनऊ में ये अपनी रिपोर्ट पेश कर देती है, नेहरू रिपोर्ट बन के आ जाती है। कमेटी वॉज हेडेड बाई मोतीलाल नेहरू। इसमें और मेंबर्स ये सारे हुआ करते हैं, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, प्रधान GS प्रधान, MS अणे, शुएब कुरैशी एंड सरदार मंगल सिंह। इस तरीके से इतने सारे इसमें मेंबर्स हुआ करते हैं और ये रिपोर्ट लखनऊ में पेश कर दी है। एक ये फ्रेमवर्क रिपोर्ट कह सकते हैं, डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं है, बट इन मुद्दों पर भारत का संविधान बनना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट के अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस तो नेहरू रिपोर्ट का ये है कि इट वॉज द फर्स्ट एवर एफर्ट बाय इंडियंस टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स। सिर्फ भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाने की दिशा में पहला प्रयास नेहरू रिपोर्ट है। अब इसके फीचर्स, इंडिया शुड रिमेन विद इन द एम्पायर विद द स्टेटस ऑफ डोमिनियन, मतलब अधिराज्य का दर्जा। सेल्फ गवर्नमेंट हमारी होनी चाहिए, हम क्राउन को मान्यता देते रहेंगे, बट प्रैक्टिकली इट शुड बी इंडियंस हु आर रूलिंग इंडिया। तो हमको अधिराज्य बना दीजिए। अधिराज्य कंप्लीट इंडिपेंडेंस से एक स्टेप पहले का दर्जा होता है। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, उत्तरदायी हो सरकार पार्लियामेंट को। फंडामेंटल राइट्स की बात इसमें की गई है, आपको याद रखना होगा ये सारे फीचर्स। फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन ऑफ सिटीजन्स, ये देना होगा इसमें। रिपोर्ट ऑल्सो रिकमेंडेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक उम्र के ऊपर सभी को वोट देने का अधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज यूनिवर्सल सभी को। इक्वल राइट्स फॉर वीमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, महिलाओं को बराबर अधिकार देने की बात कर रहे हैं। फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस एंड डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, मतलब राज्य, सरकार और धर्म में कोई एसोसिएशन ना हो, एक सेकुलर राज्य की कामना कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज नॉट एक्सेप्टेड। लीग की जो बात थी उस पर राजी हैं कुछ हद तक कि पृथक निर्वाचन को हम इसमें नहीं माना जाएगा और ज्वाइंट इलेक्टोरेट के बेस पर इलेक्शन कराए जाएंगे। हाँ, माइनॉरिटीज़ को उनके नंबर के हिसाब से सीटें सुरक्षित कर दी जाएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, साइमन रिपोर्ट भी यही कहेगी, ये भी कह रहे हैं प्रोविंस में कम से कम सेल्फ गवर्नमेंट हो जानी चाहिए। नेहरू रिपोर्ट ने बताया है कि इंडियंस आर क्वाइट, यू कैन से एज मॉडर्न इन थिंकिंग एज द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर, और उनने एक्सपर्ट की है कि वो अपना लीगल सेंस रिफ्लेक्ट कर सकें, कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस रिफ्लेक्ट कर सकें नेहरू रिपोर्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बन जाता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया, नेहरू रिपोर्ट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? नेहरू रिपोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी ऑफ इंडिया फॉर कॉम्प्रिहेंसिवली लेइंग डाउन अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया कि एक संविधान का एक पूरा खाका तैयार करके इन्होंने तैयार किया है। पुशिंग फॉरवर्ड फॉर डोमिनियन स्टेटस एज एन स्टेप टुवर्ड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डोमिनियन पे वो रुक जाएंगे ऐसा नहीं मानना है, ये शुरुआत है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ। प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, ये प्रोविंस के पास अधिकार है, ये सेंट्रल के पास अधिकार है। और फंडामेंटल राइट्स इस दिशा में वो बता पाए हैं। इट ऑल्सो रेडिकली प्रोग्रेसिव एंड अहेड ऑफ इट्स टाइम इन ट्राइंग टू आर्ग्यू फॉर माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी को उन्होंने खारिज नहीं किया है, मेजॉरिटी का डोमिनेंस नहीं दिखाया है, बाकायदा माइनॉरिटी राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है। हाँ, पृथक निर्वाचन को छोड़ दिया है, बाकी सारी डायमेंशंस उन्होंने, चाहे वो धार्मिक हो या लैंग्वेज की हो या लिपि की हो, उन सबको सुरक्षित करने की बात उन्होंने कही है। तो दे वर क्वाइट सेंसिटिव टू द डायमेंशंस ऑफ माइनॉरिटीज एग्जिस्टेंस इन इंडिया। अब इसका रिएक्शन क्या होता है? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दिसंबर में बुलाई जाती है कैलकाटा में कि चलिए हम सारी पार्टियां मिलकर इसे पास कर देते हैं, अंग्रेजों को सौंप देते हैं कि अब रिफॉर्म प्रपोजल इसी पे बनाया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग विड्रॉ कर लेती है अपने आप को। अली ब्रदर्स इसके प्रोविजंस को देखते हुए राजी नहीं है, क्योंकि बोला गया है कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट तो होगा लेकिन पंजाब और बंगाल में मुस्लिम्स को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जबकि लीग ने बोला है कि पंजाब बंगाल में हमको पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन सीट्स मिलनी चाहिए। हिंदू महासभा का कहना है कि ये संभव नहीं है। तो अली ब्रदर्स वापस ले लेते हैं। जिन्ना ट्राइड फॉर यूनिटी, जिन्ना ने कोशिश की है कि
बातचीत करके इसका हल निकालें, बट जब और पार्टीज़ का जो पर्टिकुलरली हिंदू महासभा और पार्टीज़ का व्यू एडमेंट है, तो जिन्ना देन फाइनली गेव अप ऑल द एफर्ट्स फॉर यूनिटी एंड अगेन साइडेड विद द शफी ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीग जो अलग हो गए थे, देन दे स्टार्टेड प्रेसिंग फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। तो जिन्ना ने भी ये बोला है। यंग कांग्रेसमैन वो भी खफा है इस रिपोर्ट से, क्योंकि वो डोमिनियन स्टेटस की बात से एग्रीएबल नहीं है, और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति, श्रीनिवास अयंगर ये सब कह रहे हैं कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करनी चाहिए, डोमिनियन स्टेटस जैसी चीज़ हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मतलब कुछ यंग कांग्रेसमैन भी नेहरू रिपोर्ट को लेके क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। उधर दिसंबर 1928 में ये तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो गई कि इसमें कुछ कांग्रेसमैन भी रेडी नहीं है, और उधर कुछ बड़ी पार्टियां भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। वो जो यूनिटी थी वो डिसॉल्व होती दिखाई दे रही है। उधर कांग्रेस अपना एनुअल सेशन करती है कलकत्ता में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि भाई इस रिपोर्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। गांधी जी लीडर का रोल प्ले करते हैं। गांधी जी, नेहरू, मोतीलाल नेहरू ये कहते हैं कि इतना बड़ा एफर्ट हम लोगों ने किया है, इतना ज़्यादा मेहनत की है, इसको हम अबेंडन नहीं होने देंगे। इट शुड नॉट बी अबेंडन्ड। जो हमने इतनी मेहनत की है, ऐसा करते हैं गवर्नमेंट को 2 साल का समय देते हैं कि 2 साल में वो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे और लागू कर दे। मतलब जो 10 साल बाद रिफॉर्म्स आने वाले हों 1929-30 में, उसका आधार नेहरू रिपोर्ट हो, इसके लिए हम आपको 2 साल मोटे मोटे तौर पे देते हैं। लेकिन यंग लीडर्स कह रहे हैं कि कोई ग्रेस या कोई गवर्नमेंट को समय नहीं देना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि कोई भी समय नहीं देना चाहिए। उधर फिर फाइनली फैसला होता है कम से कम 1 साल का तो समय सेंट्रल गवर्नमेंट को दे कि वो नेहरू रिपोर्ट पे काम करें। इस तरीके से 1 साल का अल्टीमेटम गवर्नमेंट को चला जाता है कि 1 साल में या तो नेहरू रिपोर्ट पे काम नहीं हुआ, देन वी विल स्टार्ट आवर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए काम करेंगे और हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इस तरीके से कलकत्ता सेशन में सरकार को, मतलब इस समय इरविन है वायसरॉय, उसको 1 साल का अल्टीमेटम चला गया है। नेहरू रिपोर्ट 1 साल में एक्सेप्ट आप कर लीजिए। दिस वे इट वॉज नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में सारी पार्टियां तो फेल हो गई हैं, बट कांग्रेस ने अपने एनुअल सेशन में इसको एंडोर्स कर दिया है और सरकार को 1 साल का अल्टीमेटम दे दिया है। मतलब दिसंबर 1929 तक सरकार के पास अल्टीमेटम है। उधर जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट जब फेल हुई है, मतलब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पास नहीं हो पाई है, तो जिन्ना ने बोल दिया है इट इज़ पार्टिंग ऑफ द वेज, आज से हमारे रास्ते अलग अलग होते हैं। इसलिए नेहरू रिपोर्ट का जो फेलियर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट नाउ ऑनवर्ड्स। सेपरेशन की शुरुआत यहाँ से कुछ थॉट्स में होगी, फिर एक्शंस में आ जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था ये फ्रीडम स्ट्रगल में, फेलियर ऑफ नेहरू रिपोर्ट। So this was Nehru report. The most important significance was it was the first ever effort by Indians alone towards framing their constitution. So ये नेहरू रिपोर्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। तो बच्चों, दिल्ली के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि इस स्टूडियो से शायद रिकॉर्डिंग आने वाले समय में ना हो पाए। जहाँ तक संभव होगा आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर ऐसा नहीं है तो मैं कंप्यूटर के ज़रिए रिकॉर्ड करके आपको लेक्चर्स देता रहूँगा। कुछ समय के लिए हो सकता है कि इस स्टूडियो सेटअप में आपको रिकॉर्डिंग ना मिले। तो चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।